गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अमरीश चतुर्वेदी आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूं क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th का फिजिक्स दोस्त, बहुत लोगों को डर लगता है कि क्लास 12th के फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाए, कैसे किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो दोस्त, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ कि आप अपने चैप्टर के, आप अपने टॉपिक की तैयारी किस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका आ जाए। दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी आपके साथ तैयारी कर सकें। दोस्त, हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स की। क्लास 12th के फिजिक्स में आपको भी पता होगा दो पार्ट होते हैं। अभी हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट की। जो क्लास 12th का फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा वैद्युतिकी। अब वैद्युतिकी को इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप पहले पार्ट की बात करेंगे तो पहला पार्ट है हमारा स्थिर वैद्युतिकी और दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो वो है हमारा वैद्युत धारा। स्थिर वैद्युतिकी, अगर हम स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आवेश या एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्त? उसे हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। वैद्युत धारा, अगला जो टॉपिक है हमारा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत मतलब आवेश, धारा मतलब प्रवाह, मतलब जिसमें आवेशों का प्रवाह होता हो वो वैद्युत धारा कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, जैसे पानी अगर बह रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं? जल धारा बह रही है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की उंगली कट जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? यार खून की धारा बह रही थी। मतलब अगर वही कोई भी आवेश हो और वो फ्लो होना शुरू हो जाए तो वह क्या कहलाता है? हमारा वैद्युत धारा कहलाता है। दोस्त, हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी की तो स्थिर वैद्युतिकी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा जो चैप्टर है हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता। दोस्त, फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो इन दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन ऐसा समझेंगे ताकि दिमाग में पूरी तरीके से वो हमारे क्या हो जाए? बैठ जाए। दोस्त, हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर की जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ये जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से पॉइंट हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। क्योंकि दोस्त, अगर हमें पॉइंट पता रहेगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है तो हम लोग आसानी से पढ़ते हुए चल चलेंगे, ज्यादा हमारा टाइम क्या होगा? खर्च नहीं होगा और जल्दी ही हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्त, हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा वैद्युत आवेश, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत आवेश क्या है। ठीक। दूसरे अगर टॉपिक की बात करेंगे तो आवेशों के प्रकार तथा गुण, मतलब ये जो आवेश है यह कितने प्रकार का होता है और इनके गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तीसरा अगर टॉपिक आप देखेंगे तो वो है हमारा आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है? आवेशन की प्रक्रिया मतलब जो आवेश उत्पन्न होता है वह कितने प्रकार से होता है। तो दोस्त, आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो तीन प्रकार से होती है। पहला होता है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है हमारा चालन द्वारा आवेशन और तीसरा होता है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे कूलाम नियम। अगर आप देखेंगे तो कूलाम नियम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि इसी पे हमारे आगे के जो क्वेश्चन हैं या आगे के जो डेरिवेशन होंगे वो इसी पे क्या होंगे? बेस्ड होंगे। अब कूलाम नियम के बाद की अगर हम बात करें दोस्त
तो कूलाम नियम के बाद आता है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसी को हम बहुल आवेशों के बीच बल भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो सतत आवेश वितरण है। सतत आवेश वितरण के बारे में बताएं तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। हमारा जो सतत आवेश वितरण है वो कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्त। पहले की बात करेंगे तो इसका सबसे पहला सतत आवेश वितरण का सबसे पहला पॉइंट है हमारा रेखीय आवेश वितरण। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे तो ये है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरे टॉपिक की अगर आप बात करेंगे तो ये है आयतन आवेश वितरण। दोस्त ये जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को दिमाग में जरूर रखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्त, इसको हम आगे चैप्टर में बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी चीज से कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत क्षेत्र, और उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। की तीव्रता के बाद हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आपको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव से भी एक क्वेश्चन हमारा क्या होता है, निश्चित होता है कि ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बाद आता है हमारा बल युग्म आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब यहां पे जो टॉपिक आपको दिख रहा है अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही क्या किए जाते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स के बाद गाउस का नियम। वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स के बाद गाउस का नियम है। गाउस नियम के बाद की बात करेंगे तो गाउस नियम के द्वारा कूलाम नियम का प्रतिपादन, मतलब गाउस नियम से ही हमें कूलाम नियम कैसे निकाला जाता है हमें यह पढ़ना है। इसके बाद है हमारा गाउस नियम के अनुप्रयोग। अब गाउस नियम का जो अनुप्रयोग है यह 3 पार्ट में होता है। पहला बात करेंगे हम लोग तो अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा है अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्त अगर हम गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो यह 3 प्रकार से होता है। कहां कहां? पहला होता है हमारा गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा होता है गोलीय कोष के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा होता है हमारा गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाला है बहुत ही इसमें डीपली तरीके से वो आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।